सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है। तो हम क्या करें सीरीज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि तो हम क्या करें, ये एक सीरीज है जो कि हमारे यूट्यूब पे रद्द किया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जिसको हम एज ए इंडिविजुअल एज ए इंडियन सभी लोग फेस कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है और उस प्रॉब्लम से हम कैसे फाइट कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन, इस पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हम एज ए इंडिविजुअल इससे कैसे फाइट कर सकते हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन्फ्लेशन से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए सिंपली एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जो मंथ चल रहा है वो जनवरी 2023 चल रहा है। मान लीजिए 2023 चल रहा है, जनवरी का महीना है। यहाँ पर अभी जो जनवरी के महीने में जो आलू है वो 10 रुपए किलो मिल रहा है। एक साल बाद 1 जनवरी 2024 को जो आलू का प्राइस है वो हो जाता है 20 रुपए किलो। यानी कि जिसका दाम पहले 1 किलो 10 रुपए था, वो अब नेक्स्ट ईयर एक साल बाद 1 किलो का दाम 20 रुपए हो चुका है। ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 100% का इंक्रीमेंट है। तो दोस्तों इसे ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि वो प्राइस इंक्रीमेंट जिसकी वजह से जो पहले जो प्रोडक्ट था उसका दाम इंक्रीज हो गया है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं महंगाई। और ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको आलू के लिए दिया है, ये सभी चीज़ों पर वैलिड है, चाहे कपड़े हो, चाहे हमारे जूते हो, चाहे खाने का सामान हो, चाहे पीने का सामान हो। जब सभी चीज़ों के दाम में जब इंक्रीमेंट होता है तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन नाम से जानते हैं। कुछ हद तक जो इन्फ्लेशन है वो रहना भी ज़रूरी होता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि कुछ हद तक जो इन्फ्लेशन है वो उसका होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ना हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डिफ्लेशन जो है वो एक अपोजिट केस होता है जिसमें चीज़ों के दाम घटने शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। मान लीजिए अभी आलू का दाम जो मैंने एग्जांपल लिया था 10 रुपए किलो मिल रहा है। हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं प्रोडक्ट के। वैसे तो हम जानते हैं यूजुअली जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, पर मान लीजिए एग्जाम्पल में कि प्राइस का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस गिरने वाला है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को लिया है आलू। अगर आलू का दाम आपको पता है कि शायद अगले महीने 10 रुपए से गिर के 8 रुपए या 9 रुपए चला जाएगा, तो फिर आप बताइए कि अगर आलू की आपको पता है कि दाम अगर घटने वाला है अगले महीने, तो आप कम खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम बाद इसका प्राइस और गिर जाएगा, तो मैं अभी महंगे पे क्यों खरीदूं। अब ये जो आपका लॉजिक लगाया आपने कि मैं कम खरीदूं, कम खरीदने का मतलब ये है कि आप डिमांड कर रहे हैं कम। आप डिमांड कम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी फार्मर्स वगैरह हैं जो आलू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उनके आलू की डिमांड नहीं आ रही है। अगर डिमांड नहीं आ रही है मार्केट में, फिर क्या होगा, डिमांड कम होगा, तो अल्टीमेटली दूसरे साइड में अगर आलू की मात्रा बढ़ती रहेगी तो वो हो जाएगा सप्लाई साइड एक्स्ट्रा। अगर सप्लाई हो गया एक्स्ट्रा, इसका मतलब अब प्राइस और भी तेजी से गिरेगा। अब मान लीजिए कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कि मान लीजिए वो 2-3 वर्कर रखते थे अपने खेत में आलू की खेती करने के लिए। अब वो देखेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग आलू को इतना ज्यादा डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, तो वो इतने वर्कर क्यों रखे। तो मान लीजिए वो 2 वर्कर की बजाय अब 1 वर्कर रखता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेरोजगारी स्टार्ट। यानी कि ऐसे ही मैंने एग्जांपल जो लिया आलू के लिए, ऐसे सभी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट डिमांड कम हो जाएगी तो अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे। यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो जॉबलेस है, जो लोग हैं, यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी बढ़ेगी तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों डिफ्लेशन ना हो, इसलिए कम से कम थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा होता है। पर अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी दिक्कत होता है, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं। अगर मैं आपको डेटा कुछ दिखाता हूँ, अगर हम लास्ट मंथ 2024 नवंबर की अगर बात करें तो यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है वो 9.04% है, 9%। हालांकि दोस्तों आपको बता दो ये कम है। वैसे तो ये फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पर ये एज कम्पेयर टू पुराने रिकॉर्ड्स, मतलब यानी कि अगर उससे एक महीने और पीछे जाए हम लोग, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का महीना 2024, तो वहां पर जो इन्फ्लेशन थी वो 10.87 यानी कि लगभग 11% थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अक्टूबर के महीने से नवंबर में थोड़ा इन्फ्लेशन कम हुआ है, पर 9% भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम लोग जानते हैं एफडी के रेट्स, हमें बैंक में पैसे रखने पे कितने इंटरेस्ट मिल रहे हैं, जो कि मुश्किल से शायद 6% आपको मिल जाए। और यहाँ पर अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 10% 11% तो टच कर रहा है। यानी कि ओवरऑल आपके पैसे की वैल्यू तो हर साल घटती ही जा रही है। यहाँ पे मैंने मेजरली फूड इन्फ्लेशन की बात करी है। अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, अगर हम ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा की बात करें, तो उन्होंने दिखाया है कि हमारा जो करंटली इस साल का यानी नवंबर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5.48% है। अब दोस्तों ये गवर्नमेंट का डेटा कहता है 5.48% है, पर पता नहीं यहाँ पे इन्फ्लेशन हमें कुछ ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, या फिर शायद हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा है और रेट में यहाँ कम क्यों दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें फूड इन्फ्लेशन की, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो 10.87 यानी कि लगभग जो 11% के आसपास का फूड इन्फ्लेशन है ये पहली बार पहुंचा है। अगर हम लोग बात करें 2019 के टाइम की, 19 से 20 के टाइम पर
दिसंबर के महीने में जो हमारा फूड इन्फ्लेशन था वो लगभग 14.12% था। यानी कि पहले भी इतना ज़्यादा प्राइस हाइक हो चुका है, फिर भी अगर हम बात करें कि अभी हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो दोस्तों इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि हम लोग का जो हर साल जो इंक्रीमेंट होती है सैलरी की, एज़ कम्पेयर टू जो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे इन्फ्लेशन का, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ते ही जा रहा है, जैसे हमने देखा 10% 11% का हाइक देखने को मिल रहा है और 10-11% यहाँ पर सैलरी की हाइक लगभग सपने सा हो जाता है हमारे इंडिया में। दोस्तों ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे सैलरी की जो इंक्रीमेंट है वो हमारे इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रहा है। इसलिए भले ही जो रिकॉर्ड है हमारे इन्फ्लेशन का ये पुराने वाले से ज़्यादा ना हो, फिर भी ये हमें इतना ज़्यादा चुभ रहा है। तो दोस्तों आखिर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई इंडिया में फेस करने को क्यों मिल रहा है? क्या वो सेवरल रीज़न्स है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है? तो दोस्तों इसके सेवरल रीज़न्स है जिसमें सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन। इंडिया के अंदर हर साल ये देखने को मिलता है, कभी कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन की वजह से हमें क्रॉप्स का काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए प्रोडक्शन अच्छी हो भी जाती है, फिर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया लगभग 40% अपने फूड का जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका वेस्ट कर देता है। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बिटर और ये हिडन ट्रुथ है, 40% जो है वो वेस्ट हो जाता है, जो कि जो कि बराबर होता है हमारे इंडिया के जीडीपी का लगभग 1% के। यानी कि लगभग हर साल 92,000 करोड़ का जो हमारा वैल्यू के जो प्रोडक्शन होते हैं क्रॉप के, वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं। और ये वेस्ट कैसे हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया के अंदर विद इन द कंट्री जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी कि मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूँ कि वो लॉन्ग टाइम तक अपने जो भी उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन करा है उसको स्टोर कर पाएँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अलग-अलग हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए उनका अलग एनवायरनमेंट कंडीशन पे उन्हें रखना पड़ता है। और हमारे इंडिया की जो गर्मी है वो आप जानते ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसका प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड ही फेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे कई सारे क्रॉप तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा जो लॉजिस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, यानी कि फार्मर से जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनके बीच का जो टाइम जर्नी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा देखने को मिलता है। यानी कि ये जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम हैं जो मिल करके एक बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो सप्लाई चेन का इश्यू है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है। इंडिया अपना एडिबल ऑयल यानी कि ऐसे ऑयल्स जैसे सोयाबीन, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब चीज़ें जो हमारे हैं ऑयल्स जिनका यूज़ हम लोग फूड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इनका जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो लगभग 30% के आसपास है हमारे डिमांड के। यानी कि लगभग हम लोग 70% जो डिमांड है वो इम्पोर्ट से फुलफिल करते हैं। और हमारा इंडिया एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। और हमारा इंडिया मैक्सिमल एडिबल ऑयल का जो इम्पोर्ट्स है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशिया और यूक्रेन से इम्पोर्ट करता है। और हमारा इंडिया जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट अपना एडिबल ऑयल का रशिया और यूक्रेन से फुलफिल करता था। अगर हम लोग पास्ट डेटा की कुछ बात करें तो 2022 और 21 के टाइम पर इंडिया लगभग 90% जो अपना सनफ्लावर ऑयल है वो रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करता था, जिनके बीच पिछले 3 सालों से लगातार वॉर चल रही है, जिसकी वजह से पूरा ही सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक हमारे इम्प्रूव नहीं हुए हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनली हमें ये प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही है। और इसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक्स। यानी कि रिसेंटली सितंबर के महीने में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उनको इंक्रीज कर दिया, जो कि पहले था लगभग 13.75%, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 35.75%। यानी कि लगभग 3 गुने के आसपास इंक्रीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों ये थे सेवरल रीजंस जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों हम वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं, यानी कि हम इन्फ्लेशन से कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी कि हम एज ए इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा बेस्ट तरीका नहीं मिला जिससे हम इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली कि आप अपने इनकम सोर्सेज को इंक्रीज़ करो, कि आप ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जो कि इन्फ्लेशन को टैकल कर पाएँ। पर दोस्तों ये सब चीज़ें सभी के लिए इतना आसान नहीं होता है। कैसे हम मल्टीपल सोर्सेज़ ढूँढ सकते हैं इनकम के? हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कोई बेस्ट तरीका मुझे नहीं मिला है जिससे हम इन्फ्लेशन को फाइट कर सकते हैं। पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल ज़रूर मिला है इन्वेस्टोपीडिया का, जिन्होंने कुछ 22 तरीके बताए हैं इन्फ्लेशन से फाइट करने के। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको शायद हँसी छूट जाएगी। जिसमें इन्होंने सबसे पहला तरीका बताया है ईट एट होम, यानी घर पे खाइए। दूसरा शॉप विद अ प्लान, यानी शॉपिंग करने से पहले प्लान कीजिए। इसके बाद ईट बिफोर यू शॉप, यानी कि आप शॉपिंग करने से पहले खा लीजिए, क्योंकि अगर आप खा के जाएँगे तो आप शॉपिंग करते समय
बाहर का खाना नहीं खाएंगे जिससे आपके पैसे बचेंगे। उसके बाद इनके कुछ और देखिए जरा मेथड। शॉप विदाउट किड, बिना बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाए। बाय इन बल्क, बल्क में चीज़ों को खरीदें। यूज कूपन्स, यानी कूपन्स को यूज करें जिससे आपको डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिले। शॉप फॉर सेल्स, यानी सेल में ही शॉपिंग वगैरह करें। वैसे तो दोस्तों इनके तरीके को पढ़ के हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, पर साथ साथ हमें बहुत बुरा भी लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शंस रह गए हैं कि हम कम खाएं, कम प्लान करें, कि दोस्तों हम सिर्फ इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शंस रह गए हैं कि घर पर खाएं, शॉपिंग करें प्लान करके। अगर यही ऑप्शंस रह गए हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ने हमें बिल्कुल मजबूर कर दिया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, जो कि इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसका मतलब जो गवर्नमेंट है, जिसको इनिशिएटिव पहले ही लेना चाहिए था कि इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं, उसमें वो नाकामयाब हो गई है, जिसका मुसीबत अब उनकी जनता पर फूट रहा है, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एज अ इंडिविजुअल मुझे कोई मेथड तो नहीं मिला। अगर आपको कोई तरीका पता है जिससे हम इन्फ्लेशन के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें मैं चैनल से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।